लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ खास है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे 10 नंबर पक्का, यानी कि आपको एक वीडियो देखने से कैसे आप लोग एक ही वीडियो में पूरे 10 में 10 नंबर ला सकते हो, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। इसलिए यह वीडियो क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप सभी के 2023 में यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखो, आप में से आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रश्न जो आता है पहला हमसे पूछा जाता है कि कोई भी हमको कथन एक सही होगा उसको हमको सही कर कर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार का एक प्रश्न आता है एग्जाम में और 1 नंबर इसका मिलता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न होता है इसको तैयार करने का बहुत ही आसान ट्रिक होता है, क्योंकि ये प्रश्न काफी सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं और सही करते हैं, क्योंकि इस पर आधारित कोई भी आपके बैंक या क्वेश्चन बैंक में देख लो या फिर किताब देख लो, कोई क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको याद करने का मैं आपको बहुत ही सॉलिड ट्रिक बताने वाला हूं, इसलिए कह रहा हूं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि इस प्रकार का जो प्रश्न आता है जो 1 नंबर का आता है, इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो प्रश्न किस प्रकार का आता है। देखो, आपसे क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। ठीक है, आपसे क्या कहेगा, एक बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन कम से कम दे रखे होंगे, 5 भी दे सकता है। उसमें से कहेगा कि एक कोई सही है उसको जान कर लिखो। ठीक है, अब देखो आप कैसे पहचानोगे कोई सही है या फिर गलत है। ठीक है, आप लोगों ने अगर देखो, इसको तैयार करने का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ। देखो समझना, ये जो प्रश्न आते हैं भाई हर साल, यानी कि हर साल बदलते रहते हैं। अगर आप देखोगे आज कोई आया है, कल किसी वर्ष कोई दूसरे आएंगे, कल दूसरे आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न हर साल बदलते रहते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे पिछले साल वाले प्रश्न हम याद कर लें और वही आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर साल बदलते रहते हैं। आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो इसको तैयार कैसे करना भाई, अब आपको ये तैयार कैसे करने, मान लो अगर आपको 1 नंबर बिल्कुल पक्का करना, कैसे तैयार करोगे। तो देखो, इसमें से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो, आपको कौन कवि हैं, यानी कि आपके जितने बुक में कवि दे रखे हैं उनको तैयार करना होगा, जितने लेखक दे रखे हैं उनको तैयार करना होगा, जैसे कि आपका रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन सभी को आपको याद रखना होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी आपको तैयार करना होगा कि कौन ये लेखक हैं या फिर कवि हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचना और विधा पढ़नी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रचना पढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा विधाएं पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि इसी पर से आधारित प्रश्न आते हैं। अभी मैं आपको जब पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं और रचना की विधा को तैयार करना होगा। अगर आप लोग इतनी सारी चीज़ें तैयार कर लेते हो, फिर आप लोग 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर लोगे। देखो कैसे, देखो पहला प्रश्न जैसे आपसे कह रहा है कि जय पराजय कृति निबंध किस विधा की रचना है, यानी कि भाई जो आपकी जय पराजय रचना है या फिर जय पराजय कृति है वो निबंध विधा की रचना है। क्या ये सही है या फिर ये गलत है, तो ये गलत है। आपको मुझे कैसे पता चला, मुझे पता चला इस वजह से क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि जो जय पराजय रचना है वो निबंध विधा की रचना नहीं है, इसलिए मैं बता पाया। दूसरा आपसे कहेगा कि करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, तो ये भी गलत है। क्यों पता, क्योंकि मुझे पता है कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसके बाद देखो, रांगे राघव ख्यात प्राप्ति लेखक हैं, ये भी गलत है। आपका आलोचक हैं ख्यात प्राप्ति, ये भी गलत है। अब देखो, ये ऑप्शन दे रखा है संस्कृत के 4 उपाध्याय के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अब देखो, मुझे कैसे पता चला भाई कि ये ऑप्शन सही है, तो देखो ध्यान से समझना। मैंने सारे के सारे कवियों के नाम याद रखे, मैंने सारे के सारे रचना याद रखे, उनकी विधाओं को याद रखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी सबकी विधाओं वगैरह याद रखा। इससे मुझे पता चला कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना थी ना, वो 4 संस्कृत के 4 उपाध्याय थी। ठीक है, इस वजह से मैं इसको बता पाया। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जो जो मैंने बता रखा है वो तैयार कर लेना। अगर आप इतना ही नहीं तैयार कर पाते तो ये पॉइंट समझ लेना, आपको रचना और विधा तैयार करनी है जितने भी आपके बुक में लेखक और कवि हैं। इस बार 70% जितने भी रिड्यूस हुए हैं उसमें 70% जितना सिलेबस बचा हुआ है, 70% में जितने आपके कवि हैं एंड जितने आपके लेखक हैं उनकी सभी की आपको रचना और उनकी सभी की विधा तैयार करनी है। अगर आप इतना काम करोगे तो आप पहला आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट्स की पेपर को देखें जरा, फिर किस प्रकार से हमें पता लगेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो देखो, दूसरे नंबर पर हमसे आता है, अब देखो ये जो प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अपने गद्य के प्रश्न है और आपको पता होगा गद्य और पद्य से दोनों से आता है। तो इस बार जो पहले प्रश्न आते हैं वो गद्य के आते हैं, बाद में जो आते हैं वो पद्य के आते हैं। ठीक है, तो गद्य में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कृति में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। जैसे रस
रस मीमांसा दे दिया गया, त्याग पत्र दे दी गई, कल्पलता दे दी गई, क्या भूलूं क्या याद करूं दे दी गई। तो देखो बहुत सारी दे रखी होती, एक करना होता है और एक का एक ही नंबर मिलता है, ठीक है। आप चाहे जितनी करके आओ नंबर एक ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, यानी कि इस प्रकार की जो रचना आती हैं, इनमें आपको क्या लिखना होता है, कृतियों में किसी एक कृति के लेखक का नाम, यानी कि रचना में किसी एक भी लेखक का नाम आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आइए इस प्रकार के हम लोग रचना को देखते हैं। तो बहुत सारी मैं रचना लाया हूं, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करके नोट्स बना के जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता होगा जो ये प्रश्न आता है एग्जाम में, ये गद्य से आता है, यानी कि ये जो रचनाएं होती हैं और लेखक होते हैं गद्य के होते हैं, ठीक है। तो गद्य से प्रश्न आता है और 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। 1 नंबर अगर आपको तैयार करना है तो इतने तैयार कर लेना, जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी रचना वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल इन्हें ही तैयार करके जाते हो तो आई होप सभी के 1 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना एकदम। देखो पहले जो आपके, यानी कि जो पहली आपकी रचना वो आपकी आवारा मसीहा, पहली रचना आपकी आवारा मसीहा। इसके जो लेखक हैं वो आपके विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। ध्यान से समझ में आया। इसके बाद देखो जो आपकी दूसरी रचना है वो है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। और जो इसके लेखक हैं वो आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर। समझ में आया। चलिए इसके बाद देखो तीसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं रचना आ जाती है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना है उसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। और मैं आपको बता दूं इससे पहले मैं पार्ट 1 से लेकर, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक करा चुका हूं गद्य पद्य के प्रश्नोत्तर। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से हमें मतलब कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप जाके पहले की वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रेती के फूल। अब देखो यहाँ पर रेती के फूल जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। समझ में आया। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो फिर देखते हैं पांचवी हमारी है जन्मे जय का नागयज्ञ। क्या है? जन्मे जय का नागयज्ञ जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की है। देखो इनको तैयार करने का कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, आपको खुद से तैयार करना है, खुद से मेहनत करनी है। डेली की डेली 15 मिनट पढ़ोगे सब याद हो जाएंगे, ठीक है। और इनको नोट्स बना लेना और पेपर के समय भी अगर आप देख लोगे फिर भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं डेली आधा 1 घंटा बैठ के याद करो, आसानी से तैयार हो जाएंगे, वीडियो देख लेना बस। मेरी यूरोप यात्रा, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप सभी को पता हो गया होगा। इसके बाद देखो चिंतामणि, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तैयार कर लेना इसको। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी जो आपका चैप्टर नंबर 1 है मित्रता, उसकी ये रचना है, ठीक है, चिंतामणि। इसके बाद देखो सेकंड है, यानी कि 8 मारी है बर्फ़ की गुड़िया। क्या है? बर्फ़ की गुड़िया, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा सब चीज़ें और सभी मोस्ट हैं एग्जाम के लिए। रस मीमांसा देख लो, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इंपॉर्टेंट रचना है। 11 वर्ष का समय, ये देख लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इंपॉर्टेंट रचना है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं की रचना आपको देखने को मिलेंगी जो आपके 70% सिलेबस में है। ठूठा आम, ये भी VVIMP क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना। ठूठा आम, भगवत शरण उपाध्याय। आगे देखो बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आवारा मसीहा एक बार फिर से आ गई है और इसको भी तैयार कर लेना, विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रकार से टोटल अब मैंने 1 से 13 तक इंपॉर्टेंट रचनाओं को बताया, जिनके लेखकों को बताया। आई होप सभी को इनको तैयार कर लेना, एग्जाम में पूछी जाएंगी, 1 नंबर आता है इनसे। और अगर आप एक एक करके सभी को तैयार करोगे तो आपको टोटल 10 नंबर मिलते हैं। कितने? 10 नंबर। और अगर आप 10 नंबर अच्छे से प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के नंबर इसी में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार फिर से पेपर को देखते हैं और पेपर को देखेंगे कि कौन सा प्रश्न इसके बाद आ रहा है। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाता है कि जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। यानी विधाओं में रचना का नाम लिखना है, यानी कि कोई भी आपको विधा दे देगा और उससे कहेगा उसकी रचना का नाम लिखिए। जैसे जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गई, इनकी आपको रचनाएं लिखनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट विधाओं की इंपॉर्टेंट रचना। चलिए पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि भाई जो आपकी इंपॉर्टेंट विधा हैं वो केवल 4 ही हैं। अब 4 कौन कौन सी हैं तो देख लो आप लोग, आपके सामने दिख रहा है। पहली आपकी संस्मरण है, दूसरी आत्मकथा है, तीसरी उपन्यास और चौथी जीवनी। ये 4 ऐसी विधाएं हैं जिनसे आपकी रचनाएं आती हैं, यानी कि 4 विधाओं से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और इसके अलावा काफ़ी हैं तो लेकिन उनसे आती नहीं है, तो मैंने उनको लिया भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो 2023 एग्जाम
एग्जाम में आपको देखने को 100% देखने को मिल सकती है। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो पहले ही देखते हैं संस्मरण विधा। संस्मरण विधा की इंपॉर्टेंट रचना है, जैसे कि अगर आपसे पूछा गया कि संस्मरण विधा की कोई एक रचना है, फिर 2 रचना को लिखिए, तो आप लोगों को कोई भी रचना लिख देनी है। अब जरूरी नहीं जो इंपॉर्टेंट हो उसी लिखना है, इंपॉर्टेंट तो हमारी विधा होती है। ठीक है, रचना तो आप लोग कोई भी लिख सकते हो। तो देखो पहली रचना है संस्मरण विधा की गीता प्रवचन, दूसरी है आपकी गांव सुखी और हम सुखी, यानी गांव सुखी हम सुखी, और नहीं है गांव सुखी हम सुखी, मतलब कि गांव खुशी तो हम खुशी, वैसा कहने का मतलब है। ठीक है, लेकिन आप लोग लिखोगे गांव खुशी हम खुशी, इतना ही का। इसके बाद देखो दूसरी है विधा इंपॉर्टेंट आत्मकथा। आत्मकथा में पहली जो रचना आपको लिख लेनी है, याद रहती है आपको, मेरी असफलताएं। ये भी काफ़ी पूछी जाती है कि मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है, तो आप लोग लिख दोगे आत्मकथा विधा पर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको विधा के रूप में पूछा जा सकता है कि आत्मकथा विधा की रचना लिखो, तो आप लोग लिखोगे मेरी असफलताएं, नीड़ का निर्माण फिर के, और क्या भूलूं के याद करूं। और ये दोनों ही जो रचना है आपके, आई होप सभी को पता होगा, हरिवंश राय बच्चन जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। किसकी हैं भाई? हरिवंश राय बच्चन, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, एग्जाम में आती हैं रचनाएं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं याद करूं रचना है। इसके बाद देखो उपन्यास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विधा है, एग्जाम में आती है उपन्यास विधा। और गोदान और गबन इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, इनको तैयार करके जाना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हर चीज़ क्लियर हो रही होगी बहुत ही अच्छी तरीके से, मुझे बार बार बताना नहीं पड़ रहा होगा स्क्रीनशॉट के लिए। जीवनी विधा देख लो, जीवनी विधा की आवारा मसीहा, कलम का सिपाही 2 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो आई होप सभी को ये 4 जो इंपॉर्टेंट विधा हैं इनकी रचना समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले पेपर को देखते हैं, पेपर क्या कह रहा है भाई। पेपर कह रहा है कि अब आप लोग याद करो यहाँ से, परीक्षा गुरु किस विधा की आधारित रचना है, यानी कि अब आपको बताना है परीक्षा गुरु की जगह अगर मैं ले लूँ रचना, तो आपको रचना की विधा की बताना है, यानी कि इंपॉर्टेंट रचना की विधा बतानी है। चलो फिर डिस्कस करते हैं। चलिए ये प्रश्न आपसे एग्जाम में आता है घ नंबर, यानी कि पहला का घ नंबर होता है प्रश्न, और इसमें आपसे पूछा जाता है प्रसिद्ध रचनाएं और उनकी विधा का नाम, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए क्लास 10 वाले स्टूडेंट ध्यान दें, आप लोग क्या करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कंजूसी करते हो, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो, तो आपको वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, अगर हर एक बच्चा एक शेयर करेगा तो फिर बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, चलिए तो पहली हम लोग देखते हैं रचना। पहली रचना है आपकी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किसकी है, तो मैंने आपको अभी बताया था आत्मकथा विधा की रचना है। इसके बाद देखो पथ के साथी, पथ के साथी किस विधा पर आधारित रचना है या फिर किस विधा की रचना है, तो संस्मरण विधा की रचना, किसकी? संस्मरण विधा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग आवारा मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। अब ये विधा कौन सी है इसकी, तो जीवनी विधा है। तो आई होप सभी को ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये जो रचनाएं हैं आपके एग्जाम में अगर पूछी जाएं तो आप लोग कमेंट करके बताना जब आपका पेपर हो जाए, अभी तो आप लोग तैयारी करो अच्छे से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो पहले में आपसे पहले का लास्ट जो क्वेश्चन 11 नंबर आता है उसमें आपसे पूछी जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं और उनके लेखक का नाम। ठीक है, तो देखो पहले जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है मेरी कॉलेज डायरी। मेरी कॉलेज डायरी, यानी आपको दिखा देता हूं एक बार पेपर किस प्रकार से आपका आता है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि रचना, जैसे कि यहाँ पर साहित्य लोचन दे दिया गया, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई रचना है, कोई भी रचना हो सकती है, साहित्य लेचन हो सकती है, आवारा मसीहा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ हमको बताना है रचना के लेखक का नाम। क्या बताना है? रचना के लेखक का नाम। तो चलो हम लोग देखते हैं फिर। तो आई होप सभी को पहली तो डिस्कस हो ही गई होगी। ठीक है, अब देखो दूसरी रचना, देखो ध्यान से समझना, आपको सब कुछ मैं यहीं क्लियर करा दूंगा। कलम का सिपाही के कृति के लेखक का नाम लिखना है। कलम का सिपाही की कृति के लेखक का नाम अमृत राय। इसके बाद देखो तीसरी हो गई थी, दूसरी तो हो ही गई, तीसरी देखो भाई किन्नर देश में, यानी जो रचना है किन्नर देश में, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके राहुल संकृत्यानंद जी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर मैंने आपको बताया था अभी, इसकी जो विधा है वो आत्मकथा है। इसकी विधा क्या है भाई? आत्मकथा, मैंने आपको अभी बताया था। सारे क्वेश्चन पलट के आ रहे हैं और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो रहा होगा मुझे लगता है। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अब हम लोग चल चुके हैं पद्य में, यानी गद्य के जितने भी प्रश्न थे भाई, जितने भी 5 नंबर में प्रश्न आते थे, मैंने सारे के सारे डिस्कस करा दिए। अगर आपने इनको ही तैयार कर लिया
तो हो सकता हो आपके 5 में 4 नंबर तो एटलीस्ट तैयार ही हो जाएं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्य के प्रश्नोत्तर। अब देखो यहाँ पर गद्य का क्या मटेरियल तैयार करना आपको होगा, तो ध्यान से समझना आप लोग। गद्य में देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दे दिया गया तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। यानी कि तार सप्तक कोई एक विधा है या फिर कोई एक विधा समझ लो, कोई एक युग है। तार सप्तक कोई एक युग है। ये क्या है भाई, कोई एक युग है। युग जैसे छायावादी युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, वैसे ये भी एक युग है तार सप्तक। तो तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम आपको लिखना है। अब देखो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पर तार सप्तक की जगह छायावादी दे दिया गया, द्विवेदी युग दे दिया गया, प्रगतिवादी दे दिया गया, प्रयोगवादी दे दिएगा, तो आप कैसे लिखोगे। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज़ समझाओ कर रहूँगा, क्योंकि मुझे आपका चाहिए रिजल्ट। ठीक है, अब देखो पद्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में पहला आपका क्या था, आपको पहला बताना था कि कोई एक युग दे देगा, उसकी इंपॉर्टेंट लेखकों का नाम लिखना होगा। ठीक है, तो देखो पहली चीज मैंने ले रखी है यहाँ पर छायावादी युग। मैंने क्या ले रखा है, छायावादी युग के 2 प्रसिद्ध लेखकों का नाम आपको लिखना है, या फिर कवियों का नाम लिखना, लेखक नहीं, कवियों का। तो देखो पहले आपकी है महादेवी वर्मा, यानी जो छायावादी युग की प्रमुख लेखिका कवित्री हैं वो है महादेवी वर्मा। दूसरी है सुमित्रा नंदन पंत। अगर आपसे एग्जाम में आता है कि छायावादी युग की प्रमुख या फिर प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिएगा, तो याद कर लेना छायावादी युग की जो भी आपके कवि हैं वो आपकी स्त्री हैं। और स्त्री कौन कौन है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद भी हैं। उनको अगर आप तैयार करना चाहते हो तो मत तैयार करना। ट्रिक मैं बता रहा हूं कि अगर आपसे छायावादी पूछा गया तो आप लोग सीधा दिमाग लगाओगे छायावादी युग में कोई स्त्री थी, और स्त्री कौन हो गई आपकी, महादेवी वर्मा हो गई और सुमित्रा नंदन पंत हो गई। इस प्रकार से ट्रिक की सहायता से आप याद कर सकते हो। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है प्रयोगवादी काव्यधारा के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। देखो प्रयोगवादी काव्यधारा के 2 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो पहले आपके अज्ञेय जी, यानी अज्ञेय हैं, इनको आपको इतना ही नाम लिख दोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम होता है अज्ञेय जी का ये। ठीक है, समझ में आया। आप लोग केवल अज्ञेय ही लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। समझ में आया। इसके बाद देखो दूसरे आपके हैं धर्मवीर भारती। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा धर्मवीर भारती और अज्ञेय। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है द्विवेदी युग के मोस्ट इंपॉर्टेंट कवियों के नाम लिखिए, यानी कि 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिएगा। और अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपसे एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। तो देखो पहले जो हैं आपके वो हैं राम नरेश त्रिपाठी, यानी पहले द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। दूसरे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। समझ में आया। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट युग और उनके इंपॉर्टेंट कवि। ठीक है, जो कि एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। अगर आएंगे तो 2 नंबर के आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कुछ इस प्रकार का कि आपसे द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग और प्रगतिवादी युग की क्या दे देगा, आपसे विशेषताएं पूछेगा। और अगर ये प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिया ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे का खा, तो ये याद रखना जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रचनाएं विशेषताएं आती हैं सब आपको तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द्विवेदी युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, छायावादी युग की 2 विशेषताओं का, प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं, प्रयोगवादी युग की 2 विशेषताएं। ये बहुत आती हैं, हर साल आती हैं। आप लोग उठाकर देख लेना, क्वेश्चन बैंक या फिर विद्या किसी को उठाकर देख लेना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले पर हम लोग देख लेते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की पहली इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो आपकी है प्रकृति का चित्रण, और दूसरी आपकी मनुष्यता की भावना। समझ में आया। चलिए फिर हम लोग देखते हैं छायावादी युग। अब देखो छायावादी युग की पहली जो इंपॉर्टेंट विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, और दूसरी है श्रृंगार और प्रेम की वेदना, या फिर श्रृंगार और प्रेम वेदना। चलिए आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। प्रयोगवादी युग की देख लेते हैं विद्रोह का स्वर, कुंठा एवं निराशा का स्वर। इसके बाद प्रगतिवादी युग की देख लेते हैं, चलते चलते हम लोग प्रगतिवादी युग, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, मानवतावादी यानी कि विद्रोह एवं क्रांति की भावना और मानवतावादी प्रवृत्ति। और याद रखना आप लोग एक चीज़ बिल्कुल मत करना, अगर आप लोगों ने ये चीज़ की, इसकी रचना उधर लिख दी, यानी कि छायावादी की आप लोगों ने द्विवेदी युग में लिख दी, द्विवेदी युग की आप लोगों ने प्रयोगवादी युग में लिख दी, तो इस प्रकार से आपके नंबर कट सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, जिसकी जो भी विशेषता है आपको उसमें लिखनी है, तो ही आप पूरे में पूरे नंबर पा पाओगे, वरना नहीं पा पाओगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में मैंने जो भी बताया एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।